अथा तो भौतिकी जिज्ञासा, आओ हम फिजिक्स की जिज्ञासा करें। हमने अभी तक देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स कौन होता है? एसलरेटेड चार्ज। जो चार्ज के पास में अगर एसलरेशन हुआ तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स बन जाता है। अगर आप चार्ज को ओसिलेट करवाते हो तो ओसिलेट करेगा अगर चार्ज, तो उसके पास में एसलरेशन होगा ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स बनेगा ना। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स जो कि एक ओसिलेटिंग चार्ज है, उस ओसिलेटिंग चार्ज का जितना फ्रीक्वेंसी होगा ना, उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनेगी उसका उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा। अब ये चीज आपको पता है, कैपेसिटर वाले चैप्टर में देख चुके हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो अपने साथ एनर्जी कंटेन रखता है अपने अंदर। और कुछ लेक्चर पहले आप ये सीख चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ एनर्जी रखता है, मतलब कि अपने अंदर एनर्जी कंटेन करके रखता है। तो बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंटेन्स एनर्जी विद इन देमसेल्फ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है? ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड और ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो अपने साथ में एनर्जी कंटेन करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो टोटल एनर्जी कंटेन करता है अपने साथ में, उसमें आधा पार्ट, आधी भूमिका इलेक्ट्रिक फील्ड में रही हुई एनर्जी निभाती है और आधी भूमिका मैग्नेटिक फील्ड निभाता है और अपने अंदर आधी एनर्जी रखता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, उसकी खास बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा होगा ग्राफ में कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करता है उसका एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। किसके मुकाबले? इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑसिलेशन वाले एम्पलीट्यूड के मुकाबले। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बड़ा बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ ज़्यादा एनर्जी कंटेन करके रखता है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो अपने अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एनर्जी तो कंटेन करके रखता है, पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो इस कारण से भले ही वो आपको ग्राफ में देखना वो बड़ा सा फील्ड बनता हुआ दिखाई देगा, है ना, B0 का वैल्यू E0 के मुकाबले भले ही ज़्यादा होगा, उसके बावजूद भी इंटेंसिटी कम होने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होने के कारण वो उतनी एनर्जी कंटेन करके रखता है अपने अंदर जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने अंदर कंटेन करके रखता है। तो चलो जिज्ञासा करते हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो देखो, मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि एनर्जी डेंसिटी अर्थात एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रखती है, या एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना हो? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम सिंबल दिए देते हैं। ये मैंने एनर्जी का सिंबल दिया, ये लिखा मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ पर मैंने बार लगा दिया। मतलब ये हो गया कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम से क्या मतलब है? वॉल्यूम से ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो कितना वॉल्यूम घेरती है, उससे मतलब है। तो इस डेफिनेशन को कैसे कहेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ में जो एनर्जी कंटेन करती है वो इक्वली शेयर्ड रहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, आप ये ऑलरेडी जानते हो कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप देख चुके हो। अब ये रिलेशन भी देख चुके हो, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2 1/एप्सिलॉन 0 बी स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी
डेंसिटी है इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में या मैग्नेटिक फील्ड के केस में, तो उसमें जैसे कि मैं यहाँ पर कैपेसिटर बना देता हूँ और इलेक्ट्रिकल फील्ड बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, ये वो कुछ इस तरीके से है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल और फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस तरह से ऑसिलेट करता है, ये जो रेड कलर से बनाया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ऑसिलेट होता है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखें तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू है ना वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन कैपेसिटर में क्या देख रहे थे हम, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना उसका वैल्यू तो कंटिन्यूस, ये अलग अलग स्पेस पर, मतलब अलग अलग जो सब स्पेस है ना, इस स्पेस की अलग अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू तो सेम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन की जो लंबाई है वो सब एक जैसी बना रखी है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन की लंबाई अलग अलग है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इस स्पेस में अलग अलग है। ये जो रेड कलर से बना रखा है ना, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, अब बढ़ गया मैक्सिमम हो गया, मतलब E0 हो गया, घट गया फिर जीरो हो गया। तो हमको ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है कि जब हम इसका एक एवरेज वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में यहां पर मैंने जो E लिखा हुआ है, यहां पर जो मैंने B लिखा हुआ है ना, तो वो एक्चुअली मुझे यहां पर अप्लाई करने से पहले RMS लिख के अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? आप 7th चैप्टर में समझ चुके हो ना कि RMS वैल्यू क्या होती है। तो इस ये सभी जो वेरिएबल ये अलग अलग टाइम के साथ में और लोकेशन के साथ में अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, उन सब का रूट मीन स्क्वायर, मतलब कि एवरेज कितना निकलने वाला है, उस एवरेज के लिए, जो एवरेज होगा ना, तो उस एवरेज के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही डिराइव किस कंडीशन में किया गया है, इस कंडीशन में कि देखो हर लोकेशन पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एक जैसी बन रही है ना। तो अगर हम यहां पर इस पूरी एनर्जी को ऐसा मान लें कि वो RMS वैल्यू के बराबर की है उसके, ठीक है, तो हम उस RMS वैल्यू को कंसिडर करते हुए, अब RMS वैल्यू के बराबर होगा तो कैसा होगा, ऐसा, इतना, ठीक है। RMS वैल्यू के बारे में, RMS के बारे में आपको ठीक से इंफॉर्मेशन लेनी है, आप अल्टरनेटिव करंट चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, वहां पर मैंने बता रखा है। तो इस कंडीशन में यहां पर देखो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है, इसको मैं बाहर बना के दिखाता हूं कि जैसे ये बन रहा है। अब देख लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, अब यूई के बदले ये फॉर्मूला लिखो, 1/2 ε0 E² RMS प्लस 1/2 1/μ0 BRMS का स्क्वायर। अच्छा, अब 7th चैप्टर में आप सीख चुके हो कि वहां पर IRMS का वैल्यू क्या होता था, IRMS इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाय √2। तो ऐसे ही यहां पर ERMS का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E डिवाइड बाय √2। ओके, BRMS का क्या वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B बाय √2। ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो इसको मैं यहां पुट कर किए देता हूं, इसको मैं यहां पुट किए देता हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी 1/2 ε0 E² RMS के बदले ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा E² बाय √2 की पावर 2, मतलब कि 2, E0² बाय 2 प्लस 1/2 1/μ0 B0² बाय 2, मतलब ये हो गया 2 × 2 4, 1/4 ε0 E0² प्लस 1/4 1/μ0 B0², ये हो गया। अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद में बच्चों यहां से हम दो डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब आप इस वैल्यू, आप ये जानते हो ऑलरेडी, हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में,
E0 बाई B0 इज इक्वल टू सी। आप ऐसे लिख सकते हो B0 इस इक्वेशन के आधार पर लिख सकते हो B0 इज इक्वल टू, देखो B0 को यहां ले आओ, C को नीचे ले जाओ, E0 बाई सी। और आपके पास में दूसरा ऑप्शन है, आप E0 का वैल्यू लिख सकते हो E0 इज इक्वल टू सी इंटू B0। दूसरा, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था। तो E0 बाई B0 का जो वैल्यू है वो C के बराबर है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कुछ लेक्चर पहले। तो E0 का वैल्यू क्या होगा, C इंटू B0, ये मैंने यहां लिख दिया। और B0 का वैल्यू क्या होगा, मैं B0 के बदले क्या लिख सकता हूं, B0 को यहां ले जाओ, C नीचे आ जाएगा, B0 का वैल्यू ये हो गया। अब हम ये पिछले कुछ लेक्चर पहले भी देख चुके हैं और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देख चुके हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो होता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो होता है। अब ये हम क्या करेंगे, B0 का वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो B0 का वैल्यू जब मैं यहां पुट करता हूं और E0 का वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा, मतलब मैं इस एक इक्वेशन से अब मैं यहां पर आगे दो अलग अलग रिजल्ट लेने वाला हूं इस एक इक्वेशन से, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं दो बार लिख लेता हूं। तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो E0 स्क्वायर लिख दिया जी। अब E0 का वैल्यू मैं यहां रख दूंगा और B0 का वैल्यू मैं यहां रख दूंगा। तो अब देखो क्या रिजल्ट आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी डेंसिटी है 1/4 एप्सिलॉन जीरो E0 स्क्वायर प्लस 1/4 1 बाई म्यू जीरो। अब B स्क्वायर के बदले मुझे क्या लिखना है, E0 बाई सी, मतलब कि E0 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब ये जो सी स्क्वायर है ना, इस सी स्क्वायर का वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन जीरो E0 स्क्वायर प्लस 1/4 1 बाय म्यू जीरो E0 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिखना है ना, तो 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो लिखना पड़ेगा। अब ये 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो ये ऊपर चला जाएगा यहां पर, 1/4 एप्सिलॉन जीरो E0 स्क्वायर प्लस 1/4 1 बाई म्यू जीरो E0 स्क्वायर इंटू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। म्यू जीरो से म्यू जीरो कट गया। अब देखो यहां पर क्या क्या वैल्यू बची, 1/4 1/4 एप्सिलॉन जीरो E0 स्क्वायर। तो ये मिलकर के क्या हो गया, ये मिलकर के हो गया 1/2 एप्सिलॉन जीरो E0 स्क्वायर। क्यों ऐसा, 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है, 1/2 ही तो होता है। चार आना मिलके 8 आना ही तो बनता है, और कुछ बनता है क्या। अच्छा, तो ये हमको क्या मिला, ये हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी मिली। अब यहां पर आते हैं, E0 का वैल्यू यहां पुट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू, E0 का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो E0 स्क्वायर, मतलब कि सी स्क्वायर इंटू B0 स्क्वायर प्लस 1/4, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1/4 1 बाय म्यू जीरो B0 स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन जीरो 1 बाय म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। ये किसका वैल्यू है, ये सी स्क्वायर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, इंटू B0 स्क्वायर प्लस 1/4 1 बाय म्यू जीरो B0 स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, एप्सिलॉन जीरो कट गया। तो क्या वैल्यू बची, 1/4, यहां पर भी 1/4 1 बाय म्यू जीरो, यहां पर भी 1 बाय म्यू जीरो B0 स्क्वायर। ठीक है, 1/4 कितना होता है, 1/2 होता है। 1/4 मिला करके 1/2 लिखा मैंने, और 1 अपॉन म्यू जीरो B0 स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी वो मुझे इतनी मिली।
और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी वो मुझे ये मिली। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में लिख लो 1/2 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1/2 म्यू 0 B0 स्क्वायर, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में लिख लो एनर्जी डेंसिटी को, कैसे भी लिख लो। तो यहां पर क्या साबित होता है, यहां पर यह साबित होता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है अपने अंदर एनर्जी कंटेन करके रखता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी कंटेन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के बराबर बराबर होती हैं। हमको ये पता चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी तो इतनी है और इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर की एनर्जी रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एनर्जी कितनी, तो जो ये दिया हुआ है ना, आप इसका आधा कर लो, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी कितनी, तो जो ये लिखा हुआ है ना उसका आधा कर लो, उतनी। मतलब आप ऐसे लिख दो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो एनर्जी कंटेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी कंटेन है उसके बराबर है, और वो कितनी है 1/4 एप्सिलॉन 0, मतलब इसका आधा लिखना पड़ेगा ना, E0 स्क्वायर प्लस इक्वल लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 1/4, 1/2 का आधा 1/4 होता है ना, इसलिए मैंने 1/4 लिखा है, म्यू 0 B0 स्क्वायर, मतलब कि इसका भी आधा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आधा। और मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल में मैंने यहां पर एम लिख दिया, आपको यहां पर बी लिखना चाहिए था। क्या सर आप खुद एम लिख देते हो और हमसे कहते हो बी लिखना चाहिए था। अच्छा ठीक है, कहा सुनी बंद करो और ऐसा लिख लो। अच्छा, अब बच्चों आरएमएस वैल्यू तो एक एवरेज वैल्यू होती है ना, तो हम शुरू से जो चर्चा करते आ रहे हैं वो एवरेज की चर्चा करते आ रहे हैं। एवरेज एवरेज एवरेज, क्योंकि हमने जो सबसे पहले एनर्जीज की जो वैल्यू पुट करी थी है ना, वहां पर हमने आरएमएस वैल्यू पुट करी थी, तो ये सब हम एवरेज निकाल रहे हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो टोटल एवरेज वैल्यू है वो इतनी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू है वो इतनी। ठीक है, यहां पर एवरेज एवरेज यहां पर लिख देते हैं, यहां पर भी एवरेज। जिन बच्चों के पास में मेरे नोट्स हैं वहां पर तो मैंने पहले से ही एवरेज एवरेज लिख करके डेरिवेशन किया है, और जो बच्चे अभी मेरा वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं वे मेरे नोट्स को ओपन करके ही सुना करें, जो मैंने आपको भेजे हुए हैं और जो मैंने आपके लिए मैन्युफैक्चर किए हुए हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए सूचना, बच्चों मैंने आप लोगों के लिए नोट्स मैन्युफैक्चर किए हुए हैं। जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वे तो ये नोट्स को मंगवा करके और उसे ओपन करके रखते हैं जब वे मेरे वीडियो लेक्चर सुनते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वे नोट्स को मंगवा सकते हैं, और आप लोगों को फ़ोन कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को मैसेज करना है। तो यहाँ पर आज हम फिजिक्स की पंचायत पूरी करते हैं।